हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री के अध्याय नंबर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे पहले हमने अध्याय 8 तक की वीडियो को कंप्लीट किया है। अगर आपने उन वीडियो को ना देखा हो तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। देखिए, कोई भी गाँव और कोई शहर कैसे समृद्ध बनेंगे। किसी गांव और किसी शहर को समृद्ध बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है कृषि का। उस समय सबसे महत्वपूर्ण योगदान कृषि का ही था। मौर्य साम्राज्य में उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, व्यापार वाणिज्य कैसा था, मुख्य मुख्य नगर कौन से थे, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि लोहे का इस्तेमाल उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ। इसका मतलब 3000 वर्ष पूर्व, और 2500 वर्ष पूर्व तक इसका उपयोग काफ़ी बढ़ गया। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। हमें लोहे के औजार बड़ी संख्या में कहाँ से मिले हैं? तो महापाषाण कब्रों से हमें लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना। इनके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। तो दोस्तों, शुरुआत में राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन बाद में राजाओं ने स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे स्थायी सेना रख रहे थे तो उन्हें वेतन भी देना पड़ता था। तो ऐसे में वह लोगों से कर या लगान वसूलता था। गांव समृद्ध होंगे तो वहां के राजा भी समृद्ध होंगे। यदि गांव कुछ उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो वहां के राजा को लगान नहीं मिल पाएगा। ऐसे में यदि राजा को लगान नहीं दिया जाएगा तो राजा अच्छी सेना भी नहीं रख पाएंगे, जिससे वहां के राज्य का विकास नहीं हो पाएगा। गांव की समृद्धि और गांव का विकास ही डिपेंड करता है कि वह राज्य मजबूत है या नहीं। इसलिए आपने 16 महाजनपदों में पढ़ा था कि मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि मगध चारों ओर से जंगलों से घिरा था। इसके दोनों तरफ नदियां बहती थीं। नदियां बहने से वहाँ की जमीन उपजाऊ होती है। अगर जमीन उपजाऊ होगी तो वहाँ अच्छी कृषि होगी। अगर कृषि अच्छी होगी तो वहाँ के लोग राजा को लगान ज़्यादा देंगे। इस प्रकार वहाँ का राज्य अधिक शक्तिशाली होगा। इसी प्रकार मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना, क्योंकि वहाँ के गांव अच्छे समृद्ध थे। इसीलिए करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ रखने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल के प्रमाण करीब 2500 वर्ष पहले मिलते हैं। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जैसे सिंचाई। शुरुआत में कृषि विकास के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस प्रकार कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। जैसा कि आपको पता है कि कृषि में 2 महत्वपूर्ण विकास हुए थे। पहला कि हल के फाल लोहे के बनाए जाते थे, दूसरा रोपण का कार्य शुरू हुआ। तो यह कृषि के लिए महत्वपूर्ण कदम थे, जबकि सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए, जिससे कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ औजारों के चित्र दिखाए गए हैं। यह संडसी है, यह कुल्हाड़ी और यह हंसिया। यह कृषि में प्रयोग किए जाते थे। गांव में कौन रहते थे? यहाँ पर बताया गया है कि उस समय गांव में कौन कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेलल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास कड़ेसियार
और अदीमे कहलाते थे। आपको ध्यान रखना है कि बेलल्ला, उड़वार, कड़ेसियार या अदीमे किन्हें किन्हें कहते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। जो देश के उत्तरी भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवांशिक था। आपको ध्यान रखना है कि ग्राम भोजक का पद आनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारण इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। मतलब जो ग्राम भोजक हैं वह न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र कृषक जो होते हैं उन्हें गृहपति कहते थे। मतलब गृहपति किसे कहते हैं? स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहते हैं। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे। मतलब कर्मकार किन्हें कहते हैं? जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती, जो दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। मतलब उस समय के गांव में 3 प्रकार के लोग तो रहते ही थे, उसके साथ साथ लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य किसे कहा जाता है? तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। आपको ध्यान रखना है कि तमिल संगम साहित्य की रचनाएं 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको संगम साहित्य के बारे में ध्यान रखना है। नगर क्या कहती हैं? कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। नगरों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? जो कहानियाँ बुद्ध साहित्य जातक कथाओं में लिखी गई उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। उस दौर की जो कहानियाँ थीं उनमें शहरों का वर्णन था। जैसे अगर बाहर से कोई यात्री, कोई व्यापारी आता था और वह चीज़ें बेचता था, राजा क्या करते थे, इन सब के बारे में हमें उनके यात्रा विवरण से पता चलता है। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, जातक कथाएं। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिनमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन गया। यह हमें एक कहानी बताई गई है कि निर्धन व्यक्ति किस तरह धीरे धीरे धनी बन गया। यह कहानी जातक कथाओं में दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जातक कथा दी गई है, एक निर्धन की चतुराई। इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन हम एनसीईआरटी की कंप्लीट समरी को कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक बड़े चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा।
उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने घास काटने वाले लोगों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपने घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास को 1000 सिक्कों में खरीद लिया। तो इस प्रकार निर्धन व्यक्ति धनी व्यक्ति बन जाता है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है, जैसे शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। इसका मतलब हमें प्राचीन जीवन के बारे में जानकारी मूर्तिकार के द्वारा भी पता चलती है, जो कि मूर्ति के रूप में हमें जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें वल्लकुप दिखाए गए हैं जो कि दिल्ली से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था कि नालियाँ बनी हुई थी जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और यहाँ पर क्या होता था कि घरों के अंदर ही वल्लकुप बने थे। यह बाथरूम आदि में प्रयोग किए जाते थे जहाँ से जल निकासी की व्यवस्था होती थी। इस पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। इनका प्रयोग कभी कभी कूड़ेदान के रूप में भी किया जाता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सांची की मूर्ति कला का उदाहरण देख सकते हैं। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। ये कलाकृतियाँ उस दौर के शहरी जीवन का वर्णन करती हैं। यह भित्ति मूर्ति कला का भी उदाहरण है। भित्ति मूर्ति कला मतलब जो दीवार पर उकेरी जाती हैं। इनमें सांची की मूर्ति कला और लेपाक्षी की गुफाएं भित्ति चित्रकला का उदाहरण मिलती हैं। अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटा से घिरे होते थे। परकोटा मतलब किलेबंदी से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वल्लकुप मिले हैं, जैसे कि अभी चित्र में दिखाया। ये वल्लकुप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वल्लकुप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक न टिक पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर रहे हैं। उस समय के घर प्रायः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों से बने होते थे, जिसके कारण यह ज़्यादा समय तक न टिक पाए। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। बेरीगाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। यहाँ पर हमें बेरीगाजा के बारे में बताया गया है। बेरीगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और स्थानीय मछुआरों ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किन चीज़ों का आयात और किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद,
कार्निलियन पत्थर, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। इसका मतलब शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात मतलब इंपोर्ट किया जाता था। जबकि हम अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन पत्थर, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन वस्तुओं का आयात किया जाता था तथा किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। सिक्के, तो चलिए देखते हैं कि उस समय किस प्रकार के सिक्के चलन में थे। प्रश्न 90 पर दी गई कहानियों में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। पहले भी वीडियो में बताया है कि सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे, जिन्हें पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था, जो करीब 500 सालों तक चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा गया। आहत का मतलब है थक्का मारना। थक्का मारकर आकृति बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो आप इस चित्र में आहत सिक्कों को देख सकते हैं, यह किस प्रकार दिखते थे। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार किसी आकृति का थक्का मारकर इसे आहत सिक्का बनाया गया। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। यहाँ पर हमें नगरों के बारे में बताया गया है। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। यहाँ पर हमें मथुरा के बारे में जानकारी दी गई है। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मथुरा उस समय के यातायात और व्यापार दोनों ही रास्तों के लिए मुख्य था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। अगर आप पूर्व से पश्चिम जाओगे तब यह मथुरा रास्ते में पड़ेगा, और अगर आप उत्तर से दक्षिण जाओगे तब भी यह मथुरा मध्य में पड़ेगा। इसलिए यह व्यापार और यातायात दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मतलब मथुरा के चारों ओर किलेबंदी थी और मथुरा में अनेक मंदिर थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। आपको ध्यान रखना है कि 2000 साल पहले मथुरा कनिष्क के द्वारा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनाई गई। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसे कि आपको पता है कि मथुरा कृष्ण भक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कुषाणों की दूसरी राजधानी भी रही। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मथुरा में हमें प्रस्तर खंडों पर और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिले हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो मथुरा से हमें प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अभिलेख मिले हैं वह स्त्रियों और पुरुषों द्वारा दान किए जाते थे। यह प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। शिल्पकार मतलब जो मूर्तियां बनाते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार पुराने स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं
जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए इन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा गया तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी तथा दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। आपको ध्यान रखना है कि उस समय कपड़े के प्रमुख केंद्र वाराणसी और मदुरै थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी किसे कहते हैं। अनेक शिल्पकार और व्यापारी जब अपने अपने समूह अलग अलग बनाने लगे तो उन्हें श्रेणी कहा जाने लगा। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में भी काम करती थीं। आपको ध्यान रखना है कि जो श्रेणियां हैं वह बैंकों के रूप में भी काम करती थीं। और शिल्पकारों की श्रेणियों में कौन कौन आते हैं, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों में कौन कौन आते हैं, इन सबको आपको ध्यान रखना है। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के अध्याय 8 में सूत कातने और बुनने के नियम का वर्णन किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखभाल में कारखाने में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजाओं की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और आवश्यकता प्राप्त देवदासियों को इस काम में लगाया जाता था। उन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांच के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें बताया गया है कि उस समय किस प्रकार औरतें काम क्या करती थीं और अगर यदि कोई पुरुष उनकी तरफ देखे या इधर उधर की बातें करे तो उसे सज़ा भी मिलती थी। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना पड़ता होगा। उस समय यदि औरत अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाती तो उसे जुर्माना देना पड़ता था। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। यहाँ पर उसे सजा के रूप में या जुर्माने के रूप में अपना अंगूठा भी काट कर देना पड़ता था। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। यहाँ पर हमें अरिकामेडु का सूक्ष्म निरीक्षण दिया गया है। अरिकामेडु जो कि पौंडुचेरी में स्थित है, यह एक बंदरगाह है जिसे पत्तन भी कहा जाता है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागर क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा क्या है? एम्फोरा एक ऐसा बर्तन है जिसके दोनों तरफ से हैंडल लगा हुआ होता था। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है।
इटली में एक शहर है, इसलिए इन्हें एरेटाइन कहा जाता है। ऐसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धबहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। देखिए, आपको यहाँ पर बर्तनों पर लिखे कुछ अभिलेखित चित्र भी दिखाए गए हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। आपको ध्यान रखना है कि इन बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। आपको यहाँ पॉइंट ध्यान रखना है कि इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर के लास्ट में अन्यत्र को पढ़ लेते हैं। अन्यत्र, अन्य जगह की बात। मानचित्र 6 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में एक है। यूरोप के सबसे पुराने शहरों में रोम एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। उस समय रोम एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उस समय रोम में ऑगस्टस का शासन था। ऑगस्टस ने कहा कि रोम पहले ईंटों का बना हुआ था जिसे मैंने संगमरमर से बनवाया। ऑगस्टस तथा उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए जिनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो। यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम हुआ करते थे। उन्होंने स्नान घर भी बनवाए जहाँ स्त्रियाँ तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम किया करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। आप यहाँ पर जो सेतु बनाया गया है, एक्वाडक्ट, उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पर पूरा होता है।